हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीतारामैया's यूट्यूब चैनल। ये इकोनॉमी सेक्शन का फिफ्थ वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ जो इकोनॉमी के सेगमेंट में मिले हैं 2022 में। और यहाँ पे जो अवार्ड्स मिले हैं वो आपके पर्टिकुलर आपके बैंक जो सेक्टर है उससे, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह जिसमें बैंक का रोल कितना होता है उसके ऊपर जो रिसर्च की गई उस फील्ड में यहाँ पे आपको कुछ स्टडी करना है। और ये आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपका प्रीलिम्स के बेस्ड से कुछ क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकता है। जैसे कि कुछ टर्म अपन इसमें देखेंगे। बैंक रन जैसी टर्म होगी, एक बैंक रन है, एक रिसेशन है जो कोविड के टाइम पे अपनी इकॉनमी थी, इंडियन इकॉनमी थी, इससे गुजरी थी, काफ़ी कंट्रीज़ की इकॉनमी से गुजरी थी। एक टर्म है डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो 1929 से स्टार्ट हुआ और जिसका पीक 1932 था। वो ग्रेट डिप्रेशन जिसे कहते हैं, वो देखने को मिला। ऐसी चीज़ें काफ़ी है जो इनडायरेक्टली इस टॉपिक से रिलेटेड है, और एग्जाम में जब आएगा तो वहाँ पे लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, वो ऐसे कहते हैं कि ये चीज़ें स्टैटिक से आई है। ठीक है, स्टैटिक से आई है, लेकिन देखिए जो पेपर सेट जो करते हैं वो होते हैं प्रोफेसर्स। ठीक है, और प्रोफेसर्स को सब चीज़ें पता होती है। प्रोफेसर्स स्टैटिक चीज़ें नहीं पढ़ते, प्रोफेसर्स करंट में जीते हैं वो लोग। ठीक है, एज ए मैं भी एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो मैं भी काफ़ी प्रोफेसर्स के कांटेक्ट में रहता हूँ। तो वो लोगों से यदि आप स्टैटिक चीज़ें पूछेंगे तो स्टैटिक चीज़ों में उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। वो जो करंट सिनेरियो में जो चल रहा होता है ना उससे बेस्ड ही बातें करते हैं। उनकी स्टैटिक जो नॉलेज है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी होती है, तो वो बेसिक चीज़ों पे नहीं जाता है। बेसिक का करंट टाइम पे क्या रिलीवेंस है उससे बेस्ड वो चीज़ें सोचते हैं तो वैसे ही क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, और ऐसा ही मेंस में भी यही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें स्टैटिक चीज़ें आएँ, क्योंकि एक प्रोफेसर जब पेपर सेट कर रहा है तो उसको पहले से मालूम होता है कि चीज़ें कैसे रन होती हैं, कैसे चलती हैं। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ करंट करंट पढ़ते जाएंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, हमें स्टैटिक चीज़ें पहले से मालूम होनी चाहिए, तब उनको करंट से रिलेट करेंगे। और तब हम जैसे प्रीलिम्स जैसे एग्जाम है, और दूसरी इसके बाद आएगी मेंस, तो मेंस जैसे एग्जाम में फिर हम कोरिलेट कर पाएंगे कि हाँ ऐसी चीज़ें करंट में चल रही थी, उसमें आपको स्टैटिक चीज़ें आपने जो तैयार की है वो यहाँ पे आपको बेनिफिट पहुँचाने वाली है। तो नोबेल प्राइज़ मिला है। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि नोबेल प्राइज़ इकोनॉमी के सेक्टर में किसको मिला है, तो ये तो थोड़ा सा बेहुदा बचकाना क्वेश्चन हो गया कि ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वगैरह, एसएससी जितना भी सेगमेंट है उसमें सब में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि यूपीएससी का पेपर है तो यहाँ पे एक अच्छे अंदाज का क्वेश्चन पूछना बनता है। तो यहाँ पे हो सकता है, जैसे ये पहले ही क्वेश्चन पूछा है साइंस एंड टेक में, पूछा है एलईडी के ऊपर। ठीक है, और शायद उस टाइम पे 2014 में कुछ आपके कह सकते हैं रिसर्च जो की थी, वो कुछ शायद कुछ जापानीज आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने एलईडी के रिलेटेड कुछ रिसर्च किया था। उससे बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा था, शायद 2019 या 2020 के एग्जाम में साइंस टेक से पूछा था। तो था उसके लिए नोबेल मिला था। और उसके लिए हर घर उजाला, हर घर एलईडी कुछ इस नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी, हर घर एलईडी नाम से। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बना था। अब आप ये कहें कि सर हर साल के क्वेश्चन जो है हमें तैयार करना है क्या नोबेल प्राइज से रिलेटेड, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले, सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, तो आपको ये चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए। तो ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा टॉपिक पे पहुंचते हैं। आपको ये चीज़ें पहले से पता होगी कि नोबेल प्राइज़ कौन देता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है, कब से देती है, तो 1901 से देती है। भाई आपको नॉर्मल बेसिक एग्जाम जो आप देते हैं, आपका पर्टिकुलर स्टेट का आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, या फिर सिलेक्शन सेंटर, जो सिलेक्शन बोर्ड आपका सेंटर का है, एसएससी जिसे बोलते हैं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि कब से नोबेल प्राइज चालू हुआ, कितने सेगमेंट मिलता है, तो 6 में मिलता है। इकोनॉमिक्स का कब से चालू हुआ, तो इकोनॉमिक्स का 1968 से चालू हुआ। कौन सी संस्था देती है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ये इनको देती है। कौन कौन सी फील्ड है, ये चीज आपको यहाँ पे हाईलाइट की हुई है, आप देख सकते हैं। यूपीएस पर्टिकुलर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको ना पूछेंगे, ना इसमें देखने लायक चीज़ें हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, और अपना सिक्स्थ जो है आपका वो है इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इंडियंस को कितना मिला, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इंडियंस के जो नाम है ना, इनको हम एथिक्स के केस स्टडी में, ठीक है, एथिक्स के आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पे इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं कि हाँ इन लोगों ने इस फील्ड में रिसर्च किया, और ये इनकी एक इंटीग्रिटी हुई उनकी फील्ड के प्रति, डेडिकेशन हुआ। ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट हुआ। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें होती है जहाँ पे हम इन नोबेल लॉरेट जो होते हैं इनको वहाँ पे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें चलेंगे हम, तो 9 का पहले मैं बता दूं एक ट्रिक मैंने बनाया है, आपको अच्छा लगे तो आप इसको तैयार कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ऐसा कहीं नहीं आएगा। बस आपको नाम पता होना चाहिए। आरसी मतलब आरसी थे आप जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह से या इससे
आरसी से इसको रिलेट कर सकते हैं, RCHMS, हिज मैजेस्टी से जो लिंक बनता है ऐसे बना लीजिए। ये है ऑगमेंटेड वीडियो है आपका AV, और ये है KA। लास्ट का तो आपको पता ही है, लास्ट में आपको अभिजीत बनर्जी को मिला, कैलाश सत्यार्थी को मिला, आपके चाइल्ड राइट्स के जो एजुकेशन के लिए है उनके लिए मिला। अभिजीत बनर्जी जो है उनके लिए 19 में मिला। और देखिए ये अकेला डेकेड है, थोड़ा सा अपन डिटेल इसमें जा ही रहे ना, और आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको काफ़ी एकेडमिशियन मिलेंगे, आपको रिसर्च करने वाले प्रोफेसर्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी जो बहुत ही एडवांस लेवल पे चल रही होंगी। हर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस है उनके हेड से आपको मिलना होगा, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पे आपको खुद को भी तो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ना। एक IAS की, एक सिविल सर्वेंट की एक क्वालिटी होती है कि वो उसके पास काफ़ी सारी डायमेंशंस होती है सोचने की, किसी भी तरह की फील्ड के आए हुए जो सीनियर लोग होते हैं उनसे बात करने का उनको लहजा आता है, तो ऐसे आता है कि उनको नॉलेज होगा तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगे आगे जाके। तो ये आपका अभिजीत बनर्जी इनके लिए मिला था, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी इनकी ग्लोबल पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए, ग्लोबल पॉवर्टी से लोगों को निकालने के लिए। तो ये हुआ आपका है AV, तो V से है आपका वेंकटरमन रामकृष्णन, तो इसको जो फंक्शन है राइबोसोम के और इसकी स्टडीज़ है इससे रिलेटेड मिला था। अमर सेन को आपको पता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला था 1998 में। तो देखिए 21st सेंचुरी में हमने अभी तक 3 ही लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। आपका हो गया VKA, ठीक है, VKA से याद रखेंगे, वेंकटरमन रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी 2014 में, और अभिजीत बनर्जी 2019 में। ठीक है, ये चीज़ आपको रिसेंट में है तो रिसेंट में आपको ये नाम होने चाहिए। जैसे आपके काफ़ी सारी एथिक्स में ये एग्जांपल काफ़ी जगह पुट कर सकते हैं कैलाश सत्यार्थी का, ठीक, क्योंकि इन्होंने जो चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए जो राइट्स थे उनके लिए काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया, तो ये तो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल बनता है आपको कहीं पर पुट करने के लिए। बाकी आपके ये रविन्द्रनाथ टैगोर है, स्टार्टिंग मिला आपको, ठीक है। ये आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन है शायद, ये जो ये CV रमन है जो रमन इफेक्ट के लिए मिला था 1930 में। फिर आपका हरगोविंद खुराना है, आपका शायद जीन से रिलेटेड इनकी कोई रिसर्च थी उसके लिए मिला है। और मदर टेरेसा है आपको हेल्प के लिए, कुछ ऐसा है। फिर है आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन, कुछ ऐसा है, इनको चंद्रशेखर लिमिट के लिए, और एक पर्टिकुलर चंद्रशेखर लिमिट तो इन्होंने दिया था लेकिन पर्टिकुलर इनको मिला है स्टार्स के इवोल्यूशन और स्ट्रक्चर के लिए मिला है। अमर सेन का आपको पता ही चल गया कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला है। बाकी सारी चीज़ आपको ये चीज़ें तैयार हो जानी है। अब आगे चले, नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में तो ये स्वीडन की जो सेंट्रल बैंक है, जो ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक है और फोर्थ रनिंग ओल्डेस्ट बैंक है अभी। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा पता होना चाहिए, अच्छा लगता है नॉलेज होने के लिए, बाकी एग्जाम में कहीं काम नहीं आना है। बस जो रिसर्च हुई है उसको आपको पता होना चाहिए। रिसर्च देखिए, कंडीशन खराब है US में, और वहीं के लोगों को इस टाइम पे क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है। और कंडीशन खराब किस फील्ड में, उनकी उनकी फील्ड है फाइनेंशियल क्राइसिस में। ठीक है, वहाँ पे अभी इकोनॉमिक डाउन टर्न बहुत ज़्यादा चल रहा है। फेडरल जो उनका बैंक है वो US डॉलर की जो वैल्यू है उसको बार बार अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है, उसको बढ़ा रहा है उसकी वैल्यू को। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। 3 लोग हैं, बैनस बर्नैंके, यदि प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आप खुद देख लेना इसको एक बार, डगलस W डायमंड, और आपका है फिलिप H डायविग, कुछ डिबविग, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप देखना, मैं इसको फिलिप बोलूंगा, इसको डायमंड, और इसको बोलेंगे बैन। बैन, डायमंड और फिलिप, ऐसा नाम आएगा तो शायद आपका CDS वगैरह एग्जाम है उसमें आता है, इधर तो शायद मुश्किल से ही ऐसा क्वेश्चन आए। लेकिन इसको देखिए, फोकस इन्होंने जो काम किया था ना, नोबेल प्राइज इनको जो मिला है वो मिला अंडरस्टैंडिंग के लिए बैंक की रोल क्या होता है इकोनॉमी में। ठीक है, और इनका रोल मतलब है कि क्राइसिस के टाइम पे या एक्सपेंसिव बेल आउट के टाइम पे एबिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने सजेस्ट की हैं और ऐसी चीज़ें इन्होंने बताया है। अब इसमें इन्होंने कुछ मैगजीन वालों ने कुछ लिया है कि सिग्निफिकेंस क्या है, तो बैंक का रोल क्या है ये समझाएगा, बैंकिंग फेलियर कैसे एम्पलीफाई होता है ये भी पता चलेगा इनकी रिसर्च से, और बैंक कोलैप्स कैसे करते हैं, उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो उसका भी इस रिसर्च इनकी से पता चलेगा, और फाइनेंशियल मार्केट कैसे रेगुलेट किए जा सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट का रेगुलेशन, बैंक कोलैप्स को अवॉइड करने के तरीके, इसके साथ में जो बैंक फेलियर्स है उनको एम्पलीफाई कैसे होंगे, क्राइसिस कैसे क्रिएट होगी, उसके बारे में नॉलेज मिलेगा इसमें, और रोल ऑफ बैंक्स के बारे में। ये तो हुआ बेसिक नॉलेज। ठीक है, जो आपका बैंकिंग सेक्टर जो है आपका इकोनॉमी का GS3 का आपका जो सिलेबस है उसका मनी एंड बैंकिंग नाम से, जो आपके प्रीलिम्स में भी है और आपके मेंस में एक्चुअली आपका है गवर्नमेंट बजटिंग है, और आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको रिसेशन है, डिप्रेशन है, ऐसी कुछ टर्म से आपको परिचित होना पड़ता है, इंट्रोडक्शन होना होता है आपका उन चीज़ों से, तो वो आपको पता चलती है। ये सब चीज़ें कैसे इन्होंने बताया, कैसे कैसे चीज़ें बैंक रन कैसे होता है। ठीक है, 1983 का इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। डिप्रेशन, आपका ग्रेट डिप्रेशन 1930s का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया इन्होंने।
पावरफुल मेजर्स कैसे कैसे ले सकते हैं। और इन्होंने एक्चुअली बताया था कि बैंक रन जो है, बैंक क्राइसिस जो है, उसकी वजह से आपका डिप्रेशन आया था। इन्होंने ऐसा ही स्टडी में बताया। इसके साथ में जो डायमंड और डिग्वी की, जो फिलिप डिग्वी है, उसकी रिसर्च से पता चला है, इन्होंने बताया कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है सेवर्स और इन्वेस्टर्स का। अब देखिए, जो सेवर हैं, जो सेविंग करते हैं बैंक में, उनकी एक कॉन्फिडेंस वो बैंक में इसीलिए होता है कि वो चाहते हैं कि जब उन्होंने सेविंग किया है, तो एक टाइम ऐसा होना चाहिए पर्टिकुलर जब उनको नीड हो ना उनकी सेविंग को निकालने की, तो कुछ अमाउंट तो कम से कम उनको निकालने का राइट हो, कुछ अमाउंट वो निकाल लें। ठीक है। यदि लोगों में कोई, जैसे होता है ना कई बार भ्रांति हो जाती है किसी चीज़ की, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं यार ये बैंक डूब सकती है, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा कस्टमर एक साथ में जब बैंक से पैसा निकालते हैं, तो उस टाइम पे जो कंडीशन क्रिएट होती है वो होता है बैंक रन। जब उस बैंक के पास में लिक्विडिटी नहीं होती है, तो इस टाइम पे बैंक पे के पास लिक्विडिटी नहीं है और इंटर बैंक ट्रांजेक्शन भी वो नहीं कर पा रहा है, तो इस टाइम पे जो सेंट्रल बैंक है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है पर्टिकुलर बैंक को, और इसे बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। ठीक है। तो ये जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, ये इसका रोल होता है सेंट्रल बैंक का, ये तब उस टाइम पे अपना रोल प्ले करता है बैंक्स के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे किस लिए करता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेवर्स है, जो सेविंग अकाउंट्स वाले जो पर्सनस हैं, कस्टमर्स हैं, वो अपना पैसा निकालते हैं। तो एक सेवर्स की कुछ नीड्स होती है, इसको बैलेंस करना होता है इन्वेस्टर्स की नीड से। इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए उनको पैसा मिले, और जो सेवर्स चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में ही वो अपना पैसा निकालने के लिए एकदम उनके पास राइट होना चाहिए। तो ये चीज़ इनमें क्या कन्फ्लिक्ट है, इसको इन्होंने रिसर्च में बताया था। और इसके साथ में कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, बैंक ऑफर कैसे कर सकते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का, ऐसा भी इन्होंने दिखाया। तो ये सब चीज़ें हैं। इंडिया में आपको पता है अभी जो डायरेक्ट कुछ एक कॉरपोरेशन बनाया था, जिसमें आपका डिपॉजिट जो आपके होते हैं बैंक्स में, उनको पे करने के लिए, मतलब यदि ऐसी कोई क्राइसिस आती है तो उस टाइम पे करने के लिए 5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, जो आपका उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी शामिल है। जैसे किसी का 2 लाख रुपए अकाउंट्स में है, अकाउंट में उसके बैंक में है, और इसका इंटरेस्ट कुछ बनता है 30,000 रुपये। ठीक है। 30K आपका रुपये उसका इंटरेस्ट बनता है। तो यदि ये अमाउंट 5 लाख तक है तो इतना आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आपका 5 लाख रुपये है, ठीक है, और इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट बनता है 2 लाख रुपए, तो जो आपका इंश्योरेंस है वो आपको इंश्योरेंस में सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेगा, ये ऊपर वाला नहीं मिल पाएगा। ऐसी काफ़ी सारी टेक्निकल डिटेल्स होती है जो आप यदि रखोगे और ऐसा कंडीशन क्रिएट होगा तो आपको सब पता चल जाएगा। बाकी डिपॉजिट इंश्योरेंस इंडिया में मिलता है और वो है 5 लाख रुपए का। ये आपको ये चीज़ बेसिक पता होनी चाहिए। ये हमारा टॉपिक हो गया इतना। बैंक रन की कंडीशन को पता चल गया कि रस होती है जब सेविंग अकाउंट्स जो होल्डर होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, डिपॉजिटर्स। तो वो चीज़ है। रजिस्ट्रेशन का आपको टाइम पता चला 1929 में हुआ था। अब इंडिया की जो फील्ड है, इंडिया की बात हम करें तो उस टाइम पे देखिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया में रिसेशन कितनी बार देखा गया है। तो इंडिया में रिसेशन जो है वो लगभग लगभग क्या, ये तो फिक्स ही है, 5 बार देखने को मिला है। तो पहला आपको कब मिला, तो वो एक देख लीजिए कि 1957 से 58 में आपको देखने को मिला, जब आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी जो माइनस का 1.2 पहुंच गई, 1.2, और ये आपको हुआ था ड्रॉट की वजह से। ठीक है। इस वजह से हुआ था। दूसरा आपका मिला था जब चाइना वाला वॉर हो गया, उसके बाद में पाकिस्तान वाला जो वॉर हुआ, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला 1965 और 66 में। और ये कंडीशन आपकी हुई ड्रॉट और वॉर की वजह से। लेकिन कॉन्ट्रेक्शन कितना हुआ, कॉन्ट्रेक्शन क्या, ग्रोथ रेट कितनी गई, -3.66 गई। और ये है आपका ड्रॉट एंड वॉर। डी का मतलब आप समझ लेंगे, ड्रॉट होता है, और यहाँ पे ड्रॉट डी का मतलब ले लें। थर्ड आपका रिसेशन देखने को मिला बांग्लादेश से, जो आपका लिबरेशन वॉर था बांग्लादेश का, उस टाइम पे हमारे पे भी बहुत फर्क पड़ा था, और कुछ फेमाइन वगैरह भी देखने को मिला। 1972 1973 में देखने को मिला। इम्पैक्ट था इसका कि 0.32, मतलब एक तिहाई, 1% का एक तिहाई आपका परसेंटेज जीडीपी डिक्लाइन था, ग्रोथ नहीं बोलेंगे इसको, डिक्लाइन था। ठीक है। और ये इसका रीजन था, आपका वॉर था, वॉर के साथ में आपका, वॉर के साथ में ड्रॉट, और आपका ऑयल क्राइसिस। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ऑयल क्राइसिस। इसके बाद में देखने को मिलेगा आपको फोर्थ 1979 और 1980 में। और इसमें आपका कॉन्ट्रिक्शन हुआ था इकोनॉमी का, और जीडीपी ग्रोथ आपकी -5.2 पहुंच गई थी, और ये आपका ड्रॉट था और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बोलेंगे इसको, स्टेबिलिटी नहीं होना, ये है। और फिफ्थ आपका पता है, ये है आपको कोविड-19, जो आपको याद रखना है जून, एक्चुअली इसको ईयर से याद रखना है, 2021 से, और इसका हुआ -7.7% आपका जीडीपी हुआ, और ये हुआ था कोविड की वजह से, कोविड-19
क्राइसिस की वजह से। तो देखिए सबसे सीवियर जो था अभी कोविड की वजह से था, उससे कम सीवियर 1979 और 80 का था जो आपका ड्रॉट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से था। देखिए ड्रॉट की वजह से आपके कितने मिले, 4 हुए। ये ड्रॉट था फर्स्ट वाला 1957-58 के, दूसरे वाले भी आपका ड्रॉट की वजह से था। 1972-73 वाला जो था ये भी ड्रॉट की वजह से था, और 1979-80 वाला ये भी ड्रॉट की वजह से था। देखिए चारों जो थे वो उसमें ड्रॉट एक मेन रीजन था। एक चीज वॉर की वजह से हुआ, ये आपका है 1965-66 वाला। 72-73 वाला आपका ऑयल क्राइसिस की वजह से हुआ, वॉर इसमें भी शामिल था। तो दोनों वॉर की वजह से, सिर्फ एक वॉर जो अपना 1962 का वॉर था, आपको बस इतना लॉजिक याद रखना, 1962 के वॉर जो चाइना से हुआ था उसमें रिसेशन देखने को नहीं मिला, बाकी दोनों में रिसेशन हुआ। और कोविड से पहले के जितने भी थे उसमें मेन कारण ड्रॉट था, सब में, चारों में। पांचों आपका कोविड है। फिर वॉर आपको देखने को मिला कि 1962 में नहीं था, उसके बाद में था। इसका मतलब आपका 65-66 वाले में था, 72-73 वाले में था। और आपका, हाँ एक चीज़ और याद रखना, जो आपका 1998 वाला जो था ना, कारगिल वाला जो वॉर था, इसमें भी आपको देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं था। बाकी जो जो कंटिन्यूस थे 65-72 वाले, इसमें देखने को मिला। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 1979-80 में, और आपका ऑयल क्राइसिस 72-73 में। ये रिसेशन आपको देखने को मिले 5। इसमें एक चीज और देख लीजिए आप, एक चीज होती है रिसेशन, एक होता है स्लो डाउन। सबसे पहले इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, फिर होता है आपका रिसेशन, और फिर होता है आपका डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन, तीनों टर्म है। स्लो डाउन से सीवियर होता है रिसेशन, और उससे सीवियर होता है डिप्रेशन। स्लो डाउन का मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जैसे अभी करंटली प्रिडिक्ट कर रहे हैं 6.7% चलेगी। अभी मैं दिसंबर मंथ की बात कर रहा हूँ, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 6.7 कर रहे हैं कुछ लोग। मतलब कुछ लोग क्या, कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं 6.8-7 के आसपास। लगभग हर लोग, हर जो इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो स्लो डाउन होता है जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रही होती है, लेकिन पॉजिटिव रहती रहती है वो। ठीक है, तो पॉजिटिव आपकी रहेगी स्लो डाउन में। लेकिन यहाँ पे आपका प्रोडक्शन घट रहा है, मतलब जीडीपी बढ़ तो रही है एनुअली, ठीक है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम है, मतलब बढ़नी जो है, जो बढ़ने का अमाउंट है वो घट रहा है। रिसेशन में आपका क्या होता है कि जीडीपी जितनी है, जैसे आपकी अभी 3 ट्रिलियन के आसपास की बात कर रहे हैं, तो 3 ट्रिलियन से घट जाए, मतलब जितनी जीडीपी इस साल है उससे घट जाए, तो इसका कब घटेगी, जब उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट आपकी नेगेटिव हो जाए। और नेगेटिव कब तक के लिए, 2 और मोर आपके जो क्वार्टर्स होते हैं, कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स, मतलब हर 3 मंथ में, तो लगभग 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा में जब कंडीशन ऐसी खराब होती है ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो आपकी नेगेटिव चली जाए, और नेगेटिव का मतलब सीधा है कि आपकी जीडीपी घट जाए, तो उसको बोलेंगे रिसेशन। और जब 6 महीने, टू कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स को बोलेंगे 6 मंथ। 6 मंथ से 18 मंथ तक तो रिसेशन ही बोलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो हो जाता है रिसेशन, उसको डिप्रेशन बोलते हैं, और ये कंडीशन होती है सीवियर। तो सीवियर रिसेशन जो कंडीशन होती है उसको डिप्रेशन बोलते हैं। जैसा कि आपको, और ग्रेट डिप्रेशन था आपका 1929 में स्टार्ट हुआ, उसका पीक था 1932, और ये 35 तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो ग्रेट डिप्रेशन था, इसके बाद में और काफ़ी एक डिप्रेशन और देखने को मिले थे, अभी ऊपर अपन डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपके इससे रिलेटेड हुई। इसका आपने, आपके इसके फैक्चुअल नॉलेज भी हो गया, स्टैटिक नॉलेज भी हो गया। ये किस लिए बैंक रन जैसी टर्म है, इनको इंट्रोड्यूस करवाया, इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया, फाइनेंशियल क्राइसिस में बैंक्स का रोल क्या है। ठीक है, उसकी रिसर्च पर इन 3 लोगों को, आपका बैन, याद रख लीजिए, बैन आता है तो बैन, आपका डायमंड, ठीक है, आपको ये कराते कराते मुझे भी याद हो गया, बैन, डायमंड, और आपका है फिलिप। तो इन 3 लोगों को इसमें बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस सेक्टर में इकोनॉमिक्स के लिए 2022 का नोबेल प्राइज मिला है। आई होप अभी आपको ये सेशन ठीक से समझ में आया है, आप ये पहले से कर चुके हैं, नहीं किया है तो अब कर लें। कुछ टर्म्स है, बैंक रन है, आपका रिसेशन है, स्लो डाउन है, डिप्रेशन है। और देखिए इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पक्का बनेगा। पक्का इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि लगभग 3 महीने से यही देश में, कंट्री में तमाशा चल रहा है, दुनिया में तमाशा यही चल रहा है कि वहाँ से फेडरल रिजर्व उसका, यूएस का जो वैल्यू है उसको बढ़ा रहा है, तो इंडिया भी क्या है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रुपये की जो वैल्यू है उसको बढ़ा रही है। और आपको रुपये की वैल्यू यदि मार्केट की वजह से बढ़ता है और यदि गवर्नमेंट की वजह से बढ़ता है, तो उसको मैंने आपको बताया था, एक तो था रिवैल्यूएशन और एक था आपका एप्रिसिएशन। रिवाइज कर लीजिए उन चीज़ों को। और इधर बताया था आपका डिवैल्यूएशन, और आपका है डेप्रिसिएशन। तो डिवैल्यूएशन तो है जैसे चाइना करता है, तो चाइनीज गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक करता है, उसको वो बोलते हैं, गवर्नमेंट करेगा तो डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन। और यदि डिप्रेशन या एप्रिसिएशन होगा तो ये होगा आपका मार्केट फोर्सेस की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले से मैंने वीडियो में बता दिया है, आप खुद इसको कर लें। और ये वीडियो यदि आप देख रहे हैं, या कितना टाइम हो गया सही,
यहाँ पे हो गया आपका लगभग 20 मिनट होने वाला है, वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। 20 से ज़्यादा मैं नहीं चाहता, 20 से ज़्यादा हो आपका टाइम ज़्यादा इसमें जाए, इसलिए आप इसको इस वीडियो के साथ में अब यदि वीडियो देख ही रहे हैं तो आप बैंकिंग सेक्टर जो है उसको फटाक से रिवीजन उनका कर ले। फटाक से का मतलब है कर ही ले, उसको पेंडिंग नहीं छोड़े, उसको 20 मिनट 30 मिनट आपने यदि पहले से कर रखा है उसको कर ले। बैंक रेट है आपका, MCLR रेट वगैरह है, बेसल नॉर्म्स क्या है, और आपका सिक्योरिटी मार्केट वगैरह कैसे चलता है, RBI का रोल क्या है, करेंसी कैसे इसमें सर्कुलेशन कैसे होता है, करेंसी सर्कुलेशन कैसे होता है, मनी सर्कुलेशन कैसे होता है, वो M1 M2 M3 जो टर्म होती है, M4 वगैरह कुछ मनी की जो टर्म होती है वो कैसे होती है, हॉट करेंसी वगैरह जो आपको मैंने पहले बता दिया, इन चीज़ों को रिवीजन कर ले। आपको मुश्किल से 1 घंटा लगे, 20 मिनट इस वीडियो का, 40 मिनट उसका, 1 घंटे में आपको बैंकिंग सेक्टर हो जाएगा। और इससे 2 क्वेश्चन इस साल देखने को मिलेगा, आप देखना। नीर रीर का इस साल पूछ लिया था 2022 वाले में, नीर और रीर वाला पूछ लिया था क्वेश्चन। और आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो आपका इंस्टीट्यूशन है जिसमें से आपको पूछा था, IMF से रिलेटेड टर्म पूछी थी, ठीक है। तो IMF से पूछा था, शायद अब की बार US फेड वाला कोई पूछ ले, US फेड से रिलेटेड कोई टर्म दे देगा कि वहाँ की इंश्योरेंस जो आपकी इंश्योरेंस क्या मॉनेटरी पॉलिसी जो है वहाँ का इम्पैक्ट यहाँ पे इंडिया की RBI की जो पॉलिसीज उन पे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन पुट हो सकता है, ठीक है। तो ये सेशन आपने देख लिया, नोट्स बना लीजिए, अपना रिवीजन कर लीजिए, और हो सके तो वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक, ताकि और इसमें अपनी कम्युनिटी रीच बढ़ सके। धन्यवाद।